हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। कुछ क्वेश्चन तो आपके मैथ से मिले हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं, आपकी बुक में नहीं है, यानी कि उसके लिए अतिरिक्त बुक को आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी, तो एडी की माप बताने। ये भी आपकी बुक से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ आधारित पर मिल सकता है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें एक त्रिभुज बना देना है एबीसी। ए, बी और सी, इनके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो आपके दे रखे हैं 7,5 और 5,7, और सी के निर्देशांक दे रखे -3,3। अब उसने कहा यदि बीसी का मध्य बिंदु डी डी तो यदि बीसी का मध्य बिंदु निकालेंगे उसको क्या नाम देना है, डी। तो एडी की माप करो। अब देखिए यहाँ एडी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ रचना की जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ डैश करना होगा, यानी कि ये आपकी जरूरत है। एडी का मान बताना है, तो डी के मध्य बिंदु निकालेंगे पहले। तो डी के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु को दोनों को जोड़ देना है। सवाल 1 नंबर का आ रहा है, अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लेना इसे। 5 - 3/2 3 + 7/2, तो यह बच जाएंगे हमारे 2/2, और ये हो जाएंगे 10/2, यानी कि आ जाएंगे बिंदु हमारे 1,5। अब उसने कहा कि एडी की माप बताइए, तो एडी के बिंदु हमारे निकल है 1,5। हमें एडी की माप बतानी है, यानी एडी। तो एडी निकालेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी हमारी, तो ये हो जाएगा 7 - 1/2 प्लस 5 - 5/2, एडी स्क्वायर बराबर, तो ये बन जाएंगे 6/2, ये बन जाएगा 0/2, यानी कि एडी बराबर निकालेंगे, अंडर से वर्ग कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 6 सेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। पहली बात तो sec थीटा की बात कर रहे हैं, चैप्टर त्रिकोणमिति से मिला है। अब त्रिकोणमिति में ये कौन सा है, तो ये मान लीजिए आप, यानी कि मान बताना है आप सारणी की। यदि आप सारणी मान याद करके गए होंगे तो sec 2 किसका मान होता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि sec 60 का मान होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। तो ये तो सारणी वाला क्वेश्चन था। ये आपका किससे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये विशेष फॉर्मूला लगा के करना है, या तो आप मान रख के कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। जो मैंने पैटर्न अपनी वीडियो में दे रखा है ना, थीटा बराबर जैसे 45 अंश रख देना है सेक थे, उसके बाद ऑप्शन में रख देना, दोनों तो उत्तर मिल जाएगा आपका। पर लेकिन वहां मान रखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पर देखो विशेष फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम होता है हमारा क्या, 1/sin स्क्वायर थीटा। यानी पहले तो प्रश्न को उतार ले रहे ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, कॉट का हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे आपके क्या, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखो ये भिन्न है हमारी, अंश ऊपर वाले हर समान है, तो इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो 1 - बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, एक नवमितीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई वर्ग सेमी, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। यानी ये चैप्टर मेंसुरेशन से लिया गया क्वेश्चन है,
और ये आप कक्षा 9 में भी आपने पढ़ रखा है कि बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर हो जाएगा आपका यानी 3 पे वर्ग, आर बराबर आ जाएगा आपका 3। तो बेलन के आधार की जो त्रिज्या होगी वो कितनी सेमी हो जाएगी, 3 सेमी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, यानी कि वृत्त दे रखा है वो 4 सेमी, वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। तो देखो जैसे जैसे कह रहा है हम बना सकते हैं बुक जिसमें पढ़ रखी है। एक वृत्त दे रखा है आपका, अब वृत्त के अंदर आपका एक वर्ग है। चलो ये वर्ग सा तो दिखाई नहीं दे रहा, मान लेना भैया आपका ये क्या है, वर्ग है। सही नहीं बना चित्र, चलो कोई बात नहीं है, मान लेना क्या है भैया, वर्ग है ना। वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है, लेकिन चित्र में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, आप ना गलत कमेंट मत करना। तो उसने कहा कि ये त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी, 4 सेमी है। ठीक, अब इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे, हम इसे आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, विकर्ण बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा क्या, विकर्ण। ऐसे कर देंगे, जब ये 4 है, ये भी तो आपकी त्रिज्या है, तो ये भी आपकी 4 रहेगी। तो इसका नाम डाल दो ए बी सी और डी। अब विकर्ण, तो विकर्ण कितना दे रखा है, 4। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का यदि विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है a√2। जबकि विकर्ण आपका कितना दे रखा है, यहाँ पर विकर्ण जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 8, a√2। इसे तोड़ सकते हैं, a बराबर हो जाएगा 8/√2। √2 से ऊपर गुणा कर दो, √2 से नीचे, तो a का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 8/2 √2, यानी 2 से इसे काट देंगे, ये आ जाएगा 4√2। ये आ जाएगा आपकी वर्ग की भुजा, ये वर्ग की भुजा। लेकिन पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो सभी जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा का मान क्या दिया हुआ है आपका, 4√2 का स्क्वायर। इसे 2 बार गुणा कर देंगे, 4 चौको 16, √2 गुणा 2 करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 32 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो 32 किस में है ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ गया होगा। यानी दोबारा से समझ लो, एक 4 सेमी त्रिज्या, यानी त्रिज्या यानी केंद्र से जाके प्रतिबिंब मिलेगी, त्रिज्या क्या लगेगी आपकी, अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग, यानी कि वर्ग बना रखा है वहां। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने पूरा विकर्ण को मिला दिया, यानी कि 4 और 4, तो ये वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। विकर्ण का 4 और 4 कितना दे रखा, 8। यहाँ √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये कहा जाएगा 4√2। वर्ग की भुजा आ जाएगी, ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इस पर वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा, 32। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 17, माध्य ज्ञात करो। वर्गांतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखो क्या करना है हमें, हल। वर्गांतराल को हम क्या लिखते हैं भैया, CI। बारंबारता को थोड़ा बाद में लिखेंगे, या मध्य मान निकालेंगे तो x, और बारंबारता को लिखते हैं हम f द्वारा। CI आपका दे रखा है 3 से 5 और 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। x इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, ये दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 8। 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। एक नंबर हम दे रखा है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं भाई,
12 12 का तो कितना हो जाएगा 6, कितने का डिफरेंस चल रहा है 2, तो कितना हो जाएगा भैया 8, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10। एफ आपका दे रखा है 4 2 1 और 3। हमें यहाँ निकालना होता है सिग्मा एफ गुणा एक्स, यानी 4 चौका आपका हो जाएगा 16, 6 दूनी 12, 8 एकन 8, 10 तिया 30। अब इसे थोड़ा सा सेट करते हैं ना, अच्छा सा लगेगा, मस्त सा लगेगा, क्रीम सी लग जाएगी इस सवाल के, सुंदर दिखाई देगा ये। देखो अब दिखाई दे रहा है ना सुंदर। हाँ, तो f इंटू एक्स। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, किसको जोड़ना है f गुणा x को, तो ये हो जाएंगे 10 और 16, हाँ 16 1 4 और 2 6 66, इनको जोड़ा जाएगा, ये हो जाएंगे 6 और 4 10, यानी सिग्मा का मतलब जोड़, कितना हो जाएगा 10। समांतर माध्य की बात कर रहा है x बार, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा दे रखा है 66 बटा 10, तो भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 6.6, यानी ये आ जाएगा 6.6। कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये आपका जो क्वेश्चन लिया गया वो प्रायिकता से लिया गया, इसे वाला लिया गया था स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी से लिया गया था। तो हल, तो यहाँ पे प्रायिकता की बात कर रहा है, तो एक पासे में कुल घटना कितनी होती है, एक पासा है ना में कुल घटना, आपकी कुल घटना 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आपकी कुल घटना कितनी हो जाएंगी आपकी 6। अब बोला है कि एक अभाज्य संख्या अनुकूल घटना, अनुकूल घटना का मतलब है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी बन जाएंगे आपकी 1 3 और 5, तो यहाँ जो घटना बनेगी वो कितनी आ जाएंगी 3। तो यहाँ पर पूछा गया कि अभाज्य, यहाँ कंफ्यूजन का पढ़ दे रखा है कि एक अभाज्य, एक को मत बता देना, एक को बताएंगे आपका 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 तो आपका ऑप्शन में भी नहीं है ना, तो कहने का मतलब है यहाँ जो पासी में 6 घटनाओं में कितनी हमारी भाज्य संख्या उन सबको बताना होता है। तो अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता, तो ये अनुकूल घटना बटे कुल घटना, फॉर्मूला होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना, यानी ये फॉर्मूला याद रख लेना डायरेक्ट। तो ये कितने हो जाएंगे हमारी 3/6, काटेंगे तो कितना 1/2, एचसीएफ कितना काट दिएगा भी इन्हें 3, तो 1/2 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्य का 21 हो तो उसका बहुलक ज्ञात करो। यानी ये तो आपका आंसर टू क्वेश्चन कराया था वहां से उठाया हुआ और बुक में भी दे रखा है आपका। तो इसके लिए तो हमें क्या होना चाहिए यार, फॉर्मूला बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का -2 गुणा माध्य। अब यहाँ जो दे रखा है उस मान को रख दो, माध्य जो दे रखा है वो 3 गुणा माध्य का जो दे रखा है आपकी 21, 2 गुणा माध्य दे रखा है आपका 20.5, ये हो जाएंगे 63 माइनस 20 40 और ये कितने हो जाएंगे 41, घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 22। अब 22 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये प्रायिकता चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। ये तो वहां सेम भी दे रखा है, तो उसने बताया था कभी भी घटना एक से ज्यादा नहीं हो सकती, कोई भी घटना हमेशा एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन मतलब खंड बा का कॉट और बी अपॉन दे रखा है, तो सिद्ध करो बी sec a बटा a cosec a बराबर 1 होता है या नहीं होता है। यदि आप व्युत्क्रम फॉर्मूला पता है तो इसे बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ LHS लेने पर LHS में दे रखा है हमारा v sec a बटा a cosec a। तो यहाँ ध्यान दो b sec का जो व्युत्क्रम होता है वो 1 बटा आपका होता है cos a। अब cosec को ऊपर पहुंचाएंगे, तो cosec को ऊपर पहुंचाएंगे तो बन जाएगा आपका क्या, sin a। बन जाएगा आपका sin a b अपॉन a sin बटा cos, ये आपका क्या होता है भैया, tan a का फॉर्मूला होता है। जब हमें cot a का मान ये दे रखा है तो tan a का मान क्या हो जाएगा, यानी कि cot a बराबर दे रखा है b अपॉन a, तो tan a का क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे यानी a अपॉन b। यहाँ मान रख दो आप, तो b अपॉन a गुणा a अपॉन b। b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, जो कौन सी साइड आ जाएगी आपकी RHS, यानी कि LHS बराबर RHS। अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इसको लंबवटीकरण से क्यों नहीं किया। हाँ भैया उससे भी आपका हो जाएगा, चलो यहाँ देख लो, ये उसे भी कर सकते हैं, यानी विधि नंबर 2। विधि नंबर 2 में क्या होगा, cot a बराबर दे रखा है आपका b अपॉन a, तो cot a बराबर हो जाएगा आपका आधार वटा लंब। तो यहाँ तीसरी भुजा निकाल लेंगे, तीसरी भुजा के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो आपका 2 नंबर का, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से नहीं लगना है, आपका 2 नंबर का 2 नंबर का सही करना है हमें। तो लंब कितना हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि कर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट a। अब इसमें हमें किसका मान निकालना है, sec a का निकालना है। sec a बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण का मान है हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आधार है हमारा कितना b, और निकालना हमें कोसेक a। कोसेक a का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लंब हमारा a। अब यहाँ LHS लेने पर LHS हमारी b sec a बटा a कोसेक a, तो यह मान रख दो b sec a का मान है हमारा कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा b। अब यहाँ जो बट्टी की लान है ना, यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, a कोसेक a का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a। अब ध्यान दो b से तो b कट जाएगा आपका, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों सेम संख्या आ रही है हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें भाग लगाना है सेम उसी संख्या से, तो मतलब कितनी बार चला जाएगा आपका, एक बार, जो कौन सी साइड आ जाएगी आपकी RHS। चाहो तो आप इसी विधि से भी कर सकते हो। तो ऐसे टाइप वाइज क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम टीचर लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, x के किस मान के लिए 2x और x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे।
देखो यहाँ पर ये ऐसा सवाल बुक में नहीं दे रखा है, यानी इसे सॉल्व तो किया जा सकता है, किससे, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया ना स्टूडेंटों ने तो लग जाएगा। समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी की शर्त हम बता चुके हैं क्या होती है, 2b बराबर a प्लस सी। समांतर श्रेणी की शर्त से तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो यहाँ आपका T1 ये वाला पद है, T2 दूसरा पद है, T3 आपका तीसरा पद है। तो यहाँ मान रख दो, या फिर 2b बराबर a प्लस सी वाला लगा सकते हो। तो यहाँ है आपका कितना x प्लस 8 माइनस T1 का मान है आपका कितना 2x बराबर T3 का मान है आपका 3x प्लस 1 माइनस T2 का मान है x प्लस 8। तो x प्लस 8 माइनस के हो जाएंगे आपके 2x, 3x प्लस 1 माइनस के x और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 8, 3x में से x घटाएंगे तो आपका 2x, एक माइनस प्लस का है और ये बच जाएंगे आपके माइनस के साथ, 8 यहाँ बच जाएंगे आपके माइनस के x को इधर पहुंचाना है, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा आपका प्लस का, 8 7 को इधर लाएंगे तो माइनस के साथ ही प्लस के हो जाएंगे, 15 बराबर हो जाएगा 3x, 3 से काट सकते हैं क्या बार 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, x का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर पहले का सी। उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों की समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का सी, सिद्ध करो 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये गणित में दे रखा है, गणित में √3 नहीं दे रखा, केवल यहाँ पे क्या देना है 2 दे रखा है अतिरिक्त। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, उस संख्या को p बटा q के रूप में लिखें या a बटा b के रूप में लिखें। तो 3√3 बराबर हो जाएगा p बटा q, जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2√3, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा 2q√3 बराबर p, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2q बराबर p बटा √3। अब यहाँ पर लिखा जाएगा 2q एक परिमेय संख्या है, और p बटा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जब हमारी एक परिमेय आए और एक अपरिमेय आए तो हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। 2 नंबर का इतना ही कर लेना, ठीक है। चाहो तो इसका बराबर करके भी किया जा सकता था, ये तो मैंने अपने वीडियो में पहली प्रश्नावली में सॉल्व करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर पहले का डी, एक घन का आयतन 729 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसे देखते हैं, यानी घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका AQ बराबर कितना दे रखा है 729। तो 729 का जो घनमूल होगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9π/Q। अब ये हमारी घातें समान है तो आधार बराबर आ जाएंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है
घन का संपूर्ण पृष्ठ वो होता है आपका 6a²। 6a का मान कितना है 9, 9 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, 9 गुणा 9 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 81, यानी कि 6 का 6 और 15 40 8 छिंगे 48 इतने वर्ग सेमी। केवल यानी सूत्र पता है तो आसान तरीका से लग जाएगा, नहीं तो रह जाएगा आपका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर पहले का ही बिंदु दे रखा है 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि आपको फॉर्मूला पता है तो आसान तरीका से कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये निर्देशांक ज्यामिति से दिया गया है। यानी ये आपका एक रेखाखंड दे रखा है ए, तो ये दे रखा है 2, कितना दे रखा है -3 और बी के जो बिंदु है -4, आपका दे रखा है 6, -4, दे रखा है। अब अंतर विभाजन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई एक बिंदु पी रख दे रहे, उसके बिंदु जाएंगे वो x, y, लेकिन अनुपात कितना दे रखा है 1:2। अब देखो ये 2 नंबर का दे रखा है तो सूत्र लिख सकते हैं, मन है नहीं लिखते तो डायरेक्ट हो सकता है। तो p x, y बराबर होता है फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 वटे m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो यह मान रख दो, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा -4 बटे अनुपातों का योगफल, 2 गुणा -3 प्लस 1 गुणा 6 बटे अनुपातों का योगफल। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -4 बटा 3, 3 दूनी 6 प्लस 6 बटा 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 0,0। p x, y का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर पहले का f वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी जो दे रखे हैं वो दे रखे आपकी 8, 12, 10, 11 और 9। अब हम x का मान निकालें, दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। 10, 10 के आधे कितने हो जाएंगे हमारे 5, ये कितने 30, 30 के आधे कितने हो जाएंगे 15, कितने का डिफरेंस चल रहा है 10, तो अब कौन सा आएगा यहाँ पर 25, यहाँ कौन आएगा 35, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 45। अब f इंटू एक्स करना है, 8 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 और 3 18, यानी 180, 20 मतलब 25 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 250। अब ये 11 पन्ना 55, हासिल 5, 11 33 और 5 आपके हो जाएंगे 38, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 चौको 36 और 4 आपके हो जाएंगे 40। सिग्मा का मतलब जानते ही आप क्या होता है भैया, जोड़। तो ये 5, 5 10, 10 की 0, हासिल 1, 5 और 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 का 6, हासिल हासिल आपके लगेंगे 2, 4 और 2 6, 6 6 और 3 9, 9 10 11 12, यानी हो जाएगा 1260। सिग्मा एफ बराबर इन सब को जोड़ा जाएगा 10 10 और 11 11 20, हासिल 2 2, यानी कि हो जाएगा 5, यानी 50 आ जाएगा। x बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मान है 1260 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दूनी 10, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु -4,6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये निर्देशांक ज्यामिति से दिया गया 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यानी ये आपका एक रेखाखंड दे रखा है ए
ए के जो बिंदु दे रखे हैं माइनस के 6,10 और बी के बिंदु दे रखे हैं 3,-8 और ये जो बिंदु दे रखे हैं पी के वो -4,6। अब वो कह रहा है किस अनुपात में, तो हम मान ले रहे हैं उसे के अनुपात 1 में। तो मैंने इसे अपने वीडियो में 2 विधियों से सॉल्व कर रखा है, मैं यहाँ केवल एक विधि से सॉल्व करूंगा। 4 नंबर का सवाल है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पी एक्स वाई बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2 by1 बटे m1 प्लस m2। यानी कि तो यहाँ मान रख दो पी एक्स वाई के मान आपके माइनस के 4, आपके 6, 1 गुणा -6 प्लस के गुणा 3 बटे के प्लस 1, 1 गुणा 10 प्लस के गुणा -8 बटे के प्लस 1। तो ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 3 के बटा के प्लस 1। यहाँ हो जाएगा 10 माइनस के 8 के बटा के प्लस 1, तो -4,6। तो दोनों ओर भुज और कोटि की तुलना करने पर दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा माइनस के 4 बराबर 6 प्लस 3 के बटा के प्लस 1। तो यह -4 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 4 बराबर -6 प्लस 3 के। अब -4 के इधर पहुंचा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा प्लस के 6 - 4 बराबर 3 के प्लस 4 के, यानी ये कितने हो जाएंगे आपके 7 के। जोड़ेंगे तो यहाँ कितना 2, तो यहाँ 7 से भाग लगा देंगे तो के बराबर आ जाएगा 2/7। तो जो इसका अनुपात जो आएगा के अनुपात 1 वो आ जाएगा हमारा 2:7। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियरली सबकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ई, द्विघात समीकरण √3x² माइनस के 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। यानी ये द्विघाती सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे गुणनखंड विधि से, यानी जो कक्षा 9 में पढ़ रखे ना उससे, इन दोनों का गुणा किया जाएगा। अब वो जोड़ के या घटा के हमारे कितने लाने, माइनस के 11, तो √3 गुणा 8√3, तो ये हो जाएंगे हमारे कितने 24। 24 कैसे करना है कि 11 आ जाए, तो 8 दिया 24, √3x² 8x माइनस के 3x प्लस 8√3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारा x, तो बच जाएगा √3x माइनस 8। यहाँ कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा √3, तो यहाँ बचेगा आपका क्या √3 और माइनस के 8 बराबर 0, यानी दोनों ब्रैकेट सही है तो गुणनखंड करना हमारा सही है। तो √3x माइनस 8 और x माइनस √3 बराबर 0, तो √3 माइनस √3x माइनस 8 बराबर 0 से, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/√3, यानी एक मूल तो ये आ जाएगा। और x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा आपका √3। अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः मूल अल्फा बराबर 8/√3 और बीटा बराबर √3 है। चाहो तो आप श्रीधराचार्य विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी,
दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। प्रथम शर्त में बोला है कि अंकों का योग, कितना दे रखा है हमारा 12। अंक कौन कौन से हमारे, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या है y है, बराबर 12। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, यानी द्वितीय शर्त मतलब दूसरी लाइन में अंकों का स्थान बदलने पर, यानी कि जो संख्या होगी हमारी वो कौन सी बन जाएगी, 10y प्लस x। अब अंक बदल देंगे तो 10x प्लस क्या हो जाएगा हमारा y। अब उससे कितना अधिक है हमारा 18 अधिक दे रखा है, यानी द्वितीय शर्त आपकी दे रखी है, यानी कि अंकों का स्थान बदलने पर, यानी कि ये बन जाएगी हमारी 10x प्लस y बराबर 10y प्लस x। इससे कितना अधिक है 18 अधिक है। इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो इसका पक्षांतर कर दो, यानी कि ये 10x माइनस वाई माइनस के 10y माइनस x बराबर 18। तो यहाँ बच जाएंगे आपके 9x माइनस के 9y बराबर 18। 9 को ले देना यहाँ, तो x माइनस y बराबर 18। 2 से काट देंगे कितनी बार 2, तो x माइनस y बराबर 2। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 के आप ध्रुवपन से करिए, प्रतिस्थापन से करिए, किसी से लगाओ, x और y का मान बताना है हमें। तो x प्लस y बराबर दे रखा है आपका 12। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, जोड़ने पर 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा आपका 14, x बराबर आपका आ जाएगा 14/2 मतलब 7। ये मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये समीकरण 1 में रखने पर 1 7 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 7 मतलब 5। तो आपकी जो संख्या निकलेगी वो कौन सी आ जाएगी, आपकी संख्या थी हमारी कौन सी, 10x प्लस y, या मान रख दो 10 गुणा 7 प्लस 5, तो कौन सी हो जाएगी आपकी 75। नहीं, संख्या मतलब दहाई का y माना है ना, तो यहाँ पर 10y प्लस x, y का मान रख देंगे, y का मान कितना आ जाएगा 5। तो ये संख्या बन जाएगी हमारी कितने, 50 और 7 57। तो देखो दूसरी संख्या आसान तरीका से निकल जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का है, CI दे रखा है, वर्गंतराल दे रखा है और आवृत्ति मतलब f दे रखा है और माध्यिका को ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी को सेम लिखा जाता है, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा भैया 10, 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 और 15 को जोड़ा जाएगा तो 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा भैया 50। तो यहाँ पे सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n का मान कितना है हमारा टोटल, n बराबर आपका कितना 50, तो ये हो जाएगा 50/2, यानी कितना आ जाएगा 25। 25 को संचयी बारंबारता में चेक करना है। ये 25 कौन सी वाली लाइन में आ जाएगा, आपका आ जाएगा हमारा इस वाली लाइन में आ जाएगा। इसको लो तो बोला जाएगा L1, ये बन जाएगी हमारी F, और ये जो जिससे ऊपर होगा वो बन जाएगी हमारी CF। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेना,
L प्लस L1 प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये फॉर्मूला रहता है हमारा। L का मान कितना है, L1 का मान दे रखा है 20, N/2 कितना हमारा 25, CF कितना हमारा 10, F हमारा कितना है 20 गुणा H कितने का अंतर चल रहा है, अंतर चल रहा है हमारा कितने का 10 का। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 10 जाएंगे तो 15, 15/20 गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20, 2 से बाहर आएंगे तो 7 14, तो 5 10, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27.5। तो ये किसकी आ जाएगी, इसकी माध्यक आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। यानी कि ये आपका एक वृत्त दे रखा है। अब यहाँ पर एक बाहर एक बिंदु दे रखा है ए, जो केंद्र से होकर के जा रहा है। अच्छा, केंद्र से 7.5 सेमी की दूरी पर, ये जो दूरी दे रखी है 7.5 सेमी की दूरी पर है, पर एक स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये आपकी एक स्पर्श रेखा दे रखी है और इसकी जो लंबाई दे रखी है आपकी क्या सेमी दे रखी है 6 सेमी। अब पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर इतना दिया दे रखा है, यहाँ पर पहली परिमिति दे रखी है कि यदि यहाँ पर एक लंब डाल दिया जाए, ये वाला लंब डल जाएगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश हो जाएगा। जस्ट जिसके सामने की भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, और इन दोनों को लंब या आधार किसी को मान सकते हो। ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये कहलाएगा हमारा आधार। तो यहाँ पर नोट कर दिए। तो कर्ण दे रखा है कितना, कर्ण बराबर दे रखा है 7.5 सेमी, और लंब जो दे रखा है वो लंब दे रखा है, लंब का तो पता ही नहीं है, और आधार जो दे रखा है तो वो कितना दे रखा है आपका 6 सेमी। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारा 7.5 वर्ग, लंब पता नहीं कितना दे रखा है, आधार दे रखा है कितना 6 पे स्क्वायर। तो इसका दो बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56.25 माइनस 36 बराबर लंब स्क्वायर। इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 20.25 का वर्गमूल। तो ये जो आ जाएगा लंब आ जाएगा हमारा कितना 4.5। लंब का मतलब है वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ लंब आ जाएगा 4.5, अतः वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेमी। आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का अथवा वाला, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई वर्ग सेमी है और इसके आधार का व्यास ज्ञात करो। देखो ये 6 नंबर में आ रहा है, थोड़ा विस्तृत करना है हमें। करने को तो हम इसे 5-6 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले। जो दिया है क्या दे रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई L द्वारा व्यक्त करते हैं। ये हमारे कितने तरह के 13 सेमी। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई जानते या नहीं जानते, देखो ये आपका क्या दे रखा है
एक शंकु दे रखा है। तो ये आपका क्या है, एक शंकु दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। यानी एल बराबर दे रखा है आपका कितना, 13 सेमी। अच्छा, यहाँ नाम डालना चाहो तो नाम डाल सकते हो। ये तुम्हारा क्या है, ये शंकु है। अब दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमारा, कितना होता है, मतलब 90 पाई दे रखा है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर बराबर कितना दे रखा है आपका, 90 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर एल प्लस आर बराबर 90। अब यहाँ पे क्या मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, तो एल का मान रख दो। एल का मान रखने पर, तो एल का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आर 13 प्लस आर बराबर 90। आर से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 13 आर प्लस के आर स्क्वायर, 90 को दलाएंगे तो माइनस के 90 बराबर 0। अब ये मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखने पर, तो मानक रूप बन जाएगा हमारा क्या, पहले बड़ी पावर उसके बाद छोटी और माइनस के 90 बराबर 0। अब इसके क्या करने हमें, गुणनखंड करने पर, तो मतलब 18 पर 90, तो ये हो जाएगा 18 आर माइनस के 5 आर माइनस के 90 बराबर 0। आर कौन मिल जाएगा, आर प्लस 18 माइनस 5 आर प्लस 18 बराबर 0। तो आर प्लस 18 एक कोष्टक में आ जाएगा और आर माइनस 5 एक कोष्टक में। अब मुझे बताना है आर, आर का मान कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस 5 बराबर 0 से लेने पर, तो आर बराबर हो जाएगा 5 सेमी, और आर माइनस आर प्लस 18 बराबर 0, तो आर बराबर हो जाएगा माइनस के 18, जो अमान्य होगा। अतः शंकु का व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 त्रिज्या का मान दे रखा है आपका कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 सेमी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी ये सेम क्वेश्चन आपके गणित से उठाया गया है, 6 नंबर का है। ऑल स्टूडेंट इसको करके आया होगा, जितने बार हमसे पढ़े ना, कोई भी सबसे पहले प्रश्न यही सॉल्व किया होगा हर स्टूडेंट ने। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है इन जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना दे रखा है, 365। अब जिनके वर्गों का योग मतलब x पे स्क्वायर और x प्लस 1 पे स्क्वायर बराबर 365। x पे स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा, a धन b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है x पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस के 2x, 365 को इधर लाएंगे तो माइनस के 365 बराबर 0। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 365 में से 1 को घटाएंगे यानी प्लस का 1 है तो बचेंगे हमारे 364 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है 2, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2, यानी 2 गुणा में बटे में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब 182 कैसे गुणनखंड करना है हमें, एक आ जाए हमारा तो 182, 2 नाम 18, 2 1 2, तो 13 7 91। तो इन्हें मतलब गुणा करके जोड़ के घटा के हम क्या लाना 1, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 13, कितना आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ इनके साथ क्या लगा देना है x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x और माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर, तो x कॉमन लेने के बाद x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले देंगे, x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 से, तो x बराबर आपका आ जाएगा 13 और x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा आपका माइनस 14। अब उसने स्पष्टली बोला है कि धनात्मक पूर्णांक बताना है, धनात्मक लेना है, तो ये कैसा माइनस है तो ये अमान्य हो जाएगा आपका। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, अतः 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, एक तो हमारा x था और एक क्या था x प्लस 1 था, तो एक तो हो जाएगी 13 और एक 13 प्लस 1, तो ये संख्या आ जाएंगे हमारी 13 और 14। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी ये बुक से सीधा क्वेश्चन उठाया गया है ऊंचाई और दूरी से। तो सबसे पहले हम क्या बनाना है, भवन बना लेना है, भवन चलो यही बनाना है। यानी कि ये कितना है 7 मीटर भवन है ये आपका भवन, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7 मीटर। 7 मीटर नाप के नहीं बनाना है, ये वेन डायग्राम है, हम कहीं सोचे कि 7 मीटर पैमाने से लेके नापे, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। और भवन के शिखर से एक केबल टावर है, ये हमारी केबल टावर दे रखी है, केबल टावर। टावर भवन छोटे होते हैं, केबल टावर कैसी होती है आपकी बड़ी होती है ना, ऊंचाई होती है उसकी। अब शिखर, अब उसने दे रखा है इस भवन के शिखर से, तो शिखर तो इसको बोला जाता है ना शिखर। चलो ये भवन का शिखर हो गया, तो केबल टावर का शिखर ये वाला बनेगा हमारा, बनेगा नहीं बनेगा शिखर। अब केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहां से ये दे रखा है, कोण जो बना रखा है वो कितने दे रखा है 60 अंश का कोण दे रखा है। चलो एक बात समझ में आएगी। और इसके पाद का, अब पाद किसको बोला जाता है, पाद में बोलते हैं आधार। आधार ये वाला हमारा आधार बोलो या फिर इसको क्या बोल दीजिए आप पाद, इंग्लिश में बोला जाएगा बेस। पाद अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे देखा जाता है ना, तो क्या बनता है हमारा अवनमन कोण। तो ये वाला जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा हमारा अवनमन कोण बन जाएगा।
तो ये बन जाएगा हमारा कितने अंश का दे रखा है 45। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 अंश। ये जो ऊपर दे रखा था वो कौन सा था उन्नयन कोण था, उन्नयन कोण। और ये बनना है हमारा कौन सा अवनमन कोण। अब इनके नामकरण कर दो ए बी सी डी और ई, ये नामकरण हो गया। अब समकोण त्रिभुज क्या क्या दे रखा है, दिया है, दिया में क्या दे रखा है कोण ई ए डी बराबर दे रखा है आपका 60 अंश, और कोण डी ए सी या कोण बी सी ए ये बराबर दे रखा है आपका कितना 45 अंश। और जो दिया है हमारा ए बी बराबर दे रखा है 7 सेमी, और जब ये 7 सेमी है तो सी डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा। 7 सेमी क्यों होगा, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समझ गए ना, आयत तो आपने पढ़ा है ना, आमने सामने भुजाएं, जब ये 7 है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 7 सेमी हो जाएगी। ज्ञात करना है, ज्ञात करना में क्या करोगे, ज्ञात करना में सीई, यानी कि उसने कहा है केवल टावर की ऊंचाई, तो सीई को आपको ज्ञात करना है। मतलब सीई का मतलब क्या है, सी बराबर सी डी प्लस डीई, भाई ये तो ज्ञात करना है। आप सी डी का मान पता ही है, सी डी का मान कितना दे रखा है 7, अब डी का मान मुझे बताना है, यानी डी मान क्या है। अब यदि मुझे डी का मान आ जाए तो मैं हम सी का मान निकाल सकते हैं आसान तरीका से। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में उत्पत्ति कह सकते हैं, पत्ती, या फिर काट डाल सकते हैं यहां से हल। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो यहाँ ये लंब है और ये क्या है आधार है। लंब बटे आधार किस में होता है tan थीटा, tan 45, और लंब का मान है ए बी बटा बी सी। आधार कितना दे रखा है ए बी बटा बी सी। तो tan 45 का मान होता है हमारा 1, ए बी बराबर दे रखा है तुम्हारा 7 और बटे बी सी, तो बी सी बराबर आपका आ जाएगा कितना 7 सेमी। बी सी बराबर 7 सेमी। बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी का मान ए डी के बराबर, ए डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 सेमी। क्यों हो जाएगा, आयत की भुजाएं कैसी होती है हमारी बराबर, क्योंकि आयत से लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, वहां आयत से कर देंगे। अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में चाहो तो चित्र को यहाँ अलग अलग बना देना, मजा आ जाएगा। चलो बना दे रहे थे, तो इस वाले त्रिभुज में लिया गया था, तो ये ए और ये बी और ये क्या था हमारा सी। कोण कितना हमारा 45, ये कितना हमारा 7 सेमी, आराम से निकाल देंगे। अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए
डी ई में, यानी ई डी बना दे रहे हैं यहाँ। ए डी और ई में यहाँ कितने मान दे रखा है, ये 60, ये भुजा कितनी आपकी 7 सेमी। तो समकोण त्रिभुज एडीई में ये क्या हमारा लंब है और ये हमारा क्या भैया आधार। अब यहाँ पर देखो इसमें और इसमें क्या संबंध होता है, लंब बटे आधार कहो या आधार बटा लंब कहो, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, tan थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान क्या दे रखा है तुम्हारा, लंब बराबर है tan थीटा यानी कि tan 60 बराबर लंब है हमारा DE और आधार है हमारा कितना 7 सेमी। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, 7 से यहाँ गुणा कर देंगे तो DE का मान आ जाएगा हमारा 7√3, 7√3। लेकिन मुझे तो क्या बताना है, केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई। तो मतलब केवल टावर की ऊंचाई के लिए क्या करना है हमें, CD प्लस DE। CD का मान दे रखा है 7, D का मान है 7√3, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 यानी 1 प्लस √3 आंसर। चाहो तो यहाँ आप √3 का मान भी रख सकते हो। तो यहाँ ये पेपर कंप्लीट किया जाता है और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें, यानी नेक्स्ट के लिए स्टूडेंट तैयार रहें। आपको मतलब पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद और पूरी वीडियो को देखें जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।